बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने बुक से पढ़ लिया है तो उसके सेलिएंट फीचर्स के हवाले से और उसके सोर्सेज के यूके का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बेसिक सोर्सेज हैं वहाँ पे वो क्या क्या हैं, पार्टी सिस्टम वहाँ पे कैसा होता है, कैबिनेट कैसी है, वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप पहले बुक से पढ़ लें और फिर उसके बाद ये जो मैं ऑडियो लेक्चर्स आपको सेंड कर रहा हूँ ये आपकी सहूलत के लिए हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर उसके बाद आप इनको सुन लें, फिर एक दफ़ा फिर पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर, ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रा इसका बैकग्राउंड अनरिटन फॉर्म में। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है। अनरिटन से मुराद होता है इट वाज नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से जो पास नहीं होता उसे अनरिटन कहते हैं, अनकोडिफाइड होता है वो। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पाकिस्तान का पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे है, इंडिया का पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे है। लेकिन अमेरिका के इसके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी कोडिफिकेशन नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं की हुई, ये पार्लियामेंट से पास करदा नहीं है, इसलिए इसे अनरिटन इस वजह से कहा जाता है। इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ नहीं हो तो फिर तो इसका वजूद ही नहीं है। अनकोडिफाइड है, इट इज़ नॉट कोडिफाइड। पाकिस्तान के आइन की तरह आर्टिकल या इसके कुछ सेक्शन नहीं, कोई नंबरिंग फॉर्म में इसका कोई वजूद नहीं है और ये एवोल्यूशनरी ग्रोथ में है। यूके के आइन का कोई ओरिजिन नहीं है कि कब आगाज़ हुआ, कब बना, इसकी ग्रोथ एवोल्यूशनरी है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा भी इसका हिस्सा है और आज किसी जज का दिया हुआ फ़ैसला भी, यानी ये हर टाइम ग्रोथ में है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में वो सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिएंट फीचर्स का क्वेश्चन, सोर्सेज का क्वेश्चन, ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सोर्सेज इसके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स, यानी वहाँ पे जो बड़े बड़े आइनी मार्के हुए, मैग्ना कार्टा 1215 के अवाम और बादशाह के दरमियान इंसानी हकूक़ की एक दस्तावेज़ थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको उन्होंने अपने आइन का हिस्सा बनाया हुआ है। पिटीशन ऑफ राइट्स, ये भी इंसानी हकूक़ के मुतालिक थी 1628 में। बिल ऑफ राइट्स 1789 जिसके तहत अमेरिका अलग हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 का। ये सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ के सोर्सेज हैं। इसके अलावा स्टैचूट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी यानी लैंडमार्क्स के अलावा स्टैचूट्स ऑफ पार्लियामेंट ये भी आइन का हिस्सा बन जाते हैं। हैबियस कॉर्पस है, जैसे जुडिकेटर एक्ट है 1873 का, ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का। इसके अलावा जुडिशरी के जुडिशियन होते हैं वो भी सोर्स हैं, उनको भी आइन का हिस्सा बना लिया जाता है। अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैसर्स पिटीशन ऑफ राइट्स 1860 के ज़रिए इस फैसले में बादशाह की ताकत को कम किया गया और अवाम को बहुत सारा रिलीफ दिया गया। इसके अलावा कॉमन लॉ जो है, वहाँ का जो कॉमन लॉ भी एक बेहतरीन सोर्स है, यानी ह्यूमन मेड लॉ। जजेस के आए हुए रोज़ के जो तमाम फ़ैसले होते हैं वो आइन का हिस्सा बना लिए जाते हैं। इसी वजह से इसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जब चाहें उसमें नई चीज़ें शामिल कर लें, तरमीम करना वहाँ कोई इशू नहीं है, अमेरिका की तरह या पाकिस्तान की तरह। इसी तरह ओपिनियन ऑफ जुरिस्ट भी वहाँ की जो है आरा, जुरिस्ट की जो आरा है वो भी आइन का हिस्सा है। ऑस्टन, डाइसी, मोंटेस्क्यू की थ्योरीज़ वो सारी की सारी आइन का हिस्सा हैं। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जैसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ये इख्तियार तफवीज़ किया हुआ है कि उनकी लेजिस्लेशन भी आइन का एक सोर्स होगा। कन्वेंशंस को भी वो एक सोर्स के तौर पे लेते हैं, कन्वेंशन को फॉलो करने वाली कौम है।